स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हमने बताया था कि 1 जून से क्लास 12 की फिजिक्स की क्लासों को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, यानी आपको 20 क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि ये आपके लिए क्रैश कोर्स है। इसमें मैं आप लोगों को जो भी आपके फिजिक्स के 14-15 चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों के दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चनों का वीडियो लिंक मैं आपको दूंगा, उनसे आपको उन प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि 20 क्लासों में 20 क्वेश्चनों को ही सॉल्व कराया जा सकता है। समझ रहे हो ना मेरी पूरी बात को? तो आप इस क्रैश कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस आप किसी भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के सारे दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, और ऐसे प्रश्न ही पहले चैप्टर से जब भी पुट होंगे तो ऐसे प्रश्न ही पुट होंगे। तो मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इसको मैंने अभी तक नहीं सॉल्व कराया है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को विजिट कर सकते हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन तैयार है तो आप उस वीडियो को नहीं देखना, जो क्वेश्चन नहीं तैयार है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, और किसी वैद्युत दुध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ सकता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो साथ में आपसे परिभाषा पूछी जाएगी और एक डेरिवेशन, या एक डेरिवेशन और साथ में एक न्यूमेरिकल लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वैसे पिछले जो भी आपके बोर्ड एग्जाम होते थे उसमें भी पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी जोड़ा जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था, और इस वीडियो का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख करके जो है अपना ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैद्युत दुध्रुव क्या है। वैद्युत दुध्रुव की परिभाषा आप सभी लोग जानते हो कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तब वे एक दुध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत दुध्रुव कहते हैं। सभी लोगों को पता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न में आगे बोला गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत दुध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टाउ बराबर PE sin थीटा। इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को इसी प्रश्न में करना है, और साथ ही में इसके आधार पर वैद्युत दुध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। मैंने बताया आप लोगों को कि एक क्लास में मैं आप लोगों को एक बिग क्वेश्चन ही सॉल्व करा सकता हूं, बाकी क्वेश्चन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दी जाए, लेकिन जो सॉल्व करा दिए जा चुके हैं तो कम समय है, तो कम समय में आप वीडियो की मदद से जो है इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, वहाँ से आप जो है इस क्वेश्चन को तैयार करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2 प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है हमेशा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गॉस की प्रमेय क्या है, और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करो, जो कि मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा सकता है कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, और उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसकी सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, बहुत ही कम समय में। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से तैयार कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गॉस की प्रमेय क्या है और उसकी सहायता से हम कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, बहुत ही कम समय में आप लोगों को इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय को आना चाहिए, और उसके बाद कूलाम का नियम आना चाहिए, तभी जो है इसका निगमन संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय बता देता हूँ कि क्या होती है, और कूलाम का नियम क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय जो होती है वो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, और किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं।
तो गॉस की प्रमेय में ये बताया गया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को फाई से परिभाषित करते हैं, फाई ई से। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मान लीजिए परिबद्ध कुल आवेश क्यों है, क्यों का 1/ε0 गुना होता है। ये आपके गॉस के प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या फाई इक्वल टू Q/ε0। ये इसका गणितीय रूप होता है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमें इस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम में ये बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु आवेश है, मान लीजिए इस बिंदु आवेश का मान क्यों है और इसका Q0 है। ठीक है, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के नियम में ये बताया गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल को हम ऐसे लिखते हैं, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा लीजिए, सॉरी। ठीक है, जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब मैंने इस समीकरण और इस समीकरण से हल किया तो हमें प्राप्त हुआ F इक्वल टू Q0 अपान में r²। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हो, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें मिलता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान में r²। इसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं भाई, कूलाम का नियम बोलते हैं। हो सकता है इधर दिखाई ना पड़े। ठीक है, F इक्वल टू आपका लिखा है, इधर मैं लिख देता हूँ, F इक्वल टू आपका लिखा है 1/4πε0 Q0 अपान में r²। ये होता है कूलाम का नियम। तो हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से ये चीज़ निकालनी है, क्योंकि डेरिवेशन में बोला गया है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो कूलाम का नियम तो ये है। ठीक है, तो दोनों नियम आपको अगर आते हैं अच्छे तरीके से तभी जो है आप इसका डेरिवेशन कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों चीज़ें तो अच्छी तरीके से पता ही हो गई होंगी। अब चलिए हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हमें गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। इसको यहाँ पर हम रफ के देते हैं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि माना एक बिंदु O है जो कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ठीक है, जिस पर +Q आवेश स्थित है। क्या है, निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। इस +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींच लेते हैं, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए, लैंग्वेज पर ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको लैंग्वेज नहीं रटनी है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर आप डेरिवेशन में गलत लैंग्वेज लिख के आते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन चेक करना है, तो एग्जामिनर आपके वर्डों पर भी ध्यान देगा। तो आप गलत सलाह नहीं लिख सकते हो, इसलिए एक एक वर्ड ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने क्या बताया कि माना कि एक आपका बिंदु O है जो कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इस पर एक +Q आवेश स्थित है। इस +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है या कोई बिंदु है। ठीक है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो तीव्रता फाइंड करने के लिए इस बिंदु O के चारों ओर एक हम गोली पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, और इस गोली पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रकार नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, और इस +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचते हैं, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो ये बिंदु P है, ठीक है, ये जो बिंदु P है, यहाँ पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, जिसको हम DA बोलते हैं। अल्पांश के लिए हम D लगाते हैं, क्षेत्रफल को A से लिखते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए,
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो समान होगा, परिमाण में समान होगा और दिशा में लंबवत बाहर की ओर होगा। क्यों होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ये गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है इस प्लस क्यू आवेश से वो बराबर दूरी है। आप देख सकते हैं केंद्र है ना, तो ये गॉसियन पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु से जो इस आवेश से दूरी होगी वो बराबर होगी। इस वजह से गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिमाण में समान होगा और दिशा में लंबवत बाहर की ओर होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, सदिश राशि इसलिए हमने वेक्टर लगा लिया। बात समझ में आई कि नहीं? एक बिंदु मान लिया गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ठीक है, तो मैंने कहा ना कि गॉसियन पृष्ठ पर स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा परिमाण में समान होगा और लंबवत बाहर की ओर उसकी दिशा होगी। अब इसके बाद हमने कहा कि बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं और जो ये अल्पांश क्षेत्रफल, इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो इस क्षेत्रफल से बाहर लंबवत होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। ये भी मैंने आपको क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा में बताया है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो इस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो वो दिशा भी आपकी बाहर की ओर होगी लंबवत। ये आपका हो गया डीए वेक्टर। इस प्रकार हम यहाँ पर एक चीज देखने को पा रहे हैं कि जो आपका डीए वेक्टर है और जो वेक्टर ई है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, इस वजह से इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 0 डिग्री होगा। तो इतनी लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि माना निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस वजह से हम बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा परिमाण में और दिशा में लंबवत बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से जो प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी है वो बराबर है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई ना? अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो बिंदु P है इसके चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA को माना और इस अल्पांश क्षेत्रफल के जो dA वेक्टर की दिशा है यानी क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वो इस क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर है। सभी को पता है, आप लोगों ने क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्रफल dA है इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो है वो अविलंबवत बाहर की ओर है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इस अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हम अल्पांश क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी आपका अल्पांश होगा। तो लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा भाई, अल्पांश क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पर ये अल्पांश क्षेत्रफल है इसलिए गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी आपका अल्पांश होगा। तो अल्पांश को मैंने बताया, देखिए फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, अल्प है इसलिए डी फाई ई लिखेंगे इक्वल टू फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू ए। क्षेत्रफल यहाँ पर dA है अल्पांश, तो ये आपका हो जाएगा E डॉट dA। ठीक है, दोनों सदिश राशियाँ, दोनों पर वेक्टर लगा देंगे। आप लोगों को हमने बताया कि दो वेक्टर राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह उन राशियों के परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर E डॉट dA इक्वल टू आपका हो जाएगा E dA कॉस थीटा। सभी लोगों ने पढ़ा है आप लोगों ने कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B की जो वैल्यू होती है वो ए बी कॉस थीटा होती है। बस फर्क इतना है कि A के स्थान पर यहाँ पर वेक्टर E है और B के स्थान पर वेक्टर D है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ये आपका हो गया E इंटू dA कॉस थीटा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका dA वेक्टर है और जो वेक्टर E है इन दोनों की दिशा एक ही है, यानी दोनों की दिशा जो है वो लंबवत बाहर की ओर है। इसलिए जो dA वेक्टर और वेक्टर E है इसके बीच का जो कोण होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेक्टर E और dA एक ही दिशा में है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, और ये हो जाएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया ई और डी ए। ठीक है, जो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें तो इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, अल्पांश से तो निकालना नहीं। तो हम लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। जो अल्पांश से निकाला इसका क्या कर देंगे हम? समाकलन कर देंगे। लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स आप लिख सकते हो, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, आप संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो जो आपने इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है इसका आप बंद समाकलन कर दोगे। क्या कर दोगे भाई? बंद समाकलन कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझा देंगे। ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू डी ए लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर डॉट नहीं लगा है, बस ई इंटू डी ए कॉस थीटा था, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए ई इंटू डी ए बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम समाकलन करते हैं डी एक्स का तो एक्स मिलता है, मिलता कि नहीं? हम अगर समाकलन करते हैं डी वाई का तो हमें वाई मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर समाकलन करेंगे डी फाई ई का तो हमें मिलेगा फाई ई। ठीक है, अब देखिए डी फाई ई का जो समाकलन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फाई ई। ये इक्वल टू जो ई है, देखिए वो आपका नियत है। नियत क्यों है? क्योंकि जो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु और इस प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है वो आपस में समान है। ठीक है, त्रिज्या तो बराबर होती है और समान होने की वजह से गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो बराबर है परिमाण में, यानी नियत है। इसलिए वेक्टर ई आपका बाहर निकल आएगा। तो वेक्टर ई को हमने बाहर निकाल लिया और समाकलन हो जाएगा डी ए वेक्टर का। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई। ठीक है, और डी ए वेक्टर का हमें समाकलन करना है। अब जो डी ए है वो क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर देखें तो इस गोले का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अगर गोले की त्रिज्या आर हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सभी को पता है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हम समाकलन करें इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल हमें बताना है, तो गोले की त्रिज्या आर होने की वजह से इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको यहाँ पर हम रख देंगे तो हो जाएगा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना था, कूलाम के नियम का सत्यापन करना था। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फाई ई की वैल्यू होती है वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आप देखोगे, क्या देखोगे? इस फाई ई के स्थान पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो यह हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई और इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर बटे में आ जाएगा, यानी ये आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू पर लिखा है और ये आर स्क्वायर अपान में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या किया? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। आई बात समझ में? हमें क्या करना है? हमें कूलाम का नियम निकालना है, यानी F इक्वल टू निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉट अपान में आर स्क्वायर। हमने वो तो भी निकाला नहीं, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। अब हम क्या बोलेंगे? अब अगर इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर
r दूरी पर, ठीक है, बिंदु P पर हम एक Q0 आवेश रख दें तो इस पर कार्य करने वाला बल निकालेंगे हम। आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा है, E = होता है F/Q। जब तक आपको यहाँ पर तीव्रता नहीं पता होगी तब तक आप कैसे निकाल सकते हो वैद्युत बल। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने फाइंड कर ली। अब देखिए इस बिंदु P पर मैं मान लेता हूँ कि एक आवेश आपका Q0 हो जाए इस प्लस Q आवेश से r दूरी पर, तो इस पर कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप निकालोगे E = F/Q, तो यहाँ से जो बल हो जाएगा वो E × Q के बराबर हो जाएगा। कैंची उड़ा करने पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होती है, तो F का मान निकालोगे Q × E हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बल निकालेंगे, बल F = E × Q0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे यहाँ पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब यदि बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, ठीक है, लिखेंगे अब यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश लैंग्वेज एकदम सही आपको लिखनी है। बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो प्लस Q आवेश के कारण इस आवेश Q0 पर लगने वाला बल, है ना, क्या निकालेंगे भाई, लगने वाला बल। तो भाई F = आपका हो जाएगा E × Q0, कितना हो जाएगा, E × Q0। हमने अभी आप लोगों को बताया कि E = 1/4πε0 Q/r² है। इस E का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है, लिखेंगे E का मान रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा F = E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, है ना। और देखिए Q और यहाँ पर Q0, तो Q0 हो जाएगा, अपान में कितना है r², तो अपान में r² हो जाएगा। आप देख सकते हो कि F = हमें व्यंजक मिल गया 1/4πε0 Q0 अपान में r²। ये जो व्यंजक है यही कूलाम का नियम है, क्योंकि कूलाम के नियम में ये बताया गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो दो स्थिर बिंदु आवेश Q0, ठीक है, बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ये व्यंजक आपको मिलता है। आप लिख सकते हो कि यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। और भैया लोगों आपको यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए हैं उनको आपको तैयार करना है। मैंने आपको बता दिया है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल भी उन क्वेश्चनों को तैयार करना नहीं भूलेगा। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय चैप्टर के महत्वपूर्ण दीर्घवृत्तीय प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।